हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित राय अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ साइंस सर्कल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th साइंस फिजिक्स पार्ट का एक चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसके सेलेक्टेड पॉइंट्स यानी इस पूरे चैप्टर में है क्या, उसका निचोड़ हमने यहां रखा है, जो कि 12 पॉइंट्स में पूरा चैप्टर सिमट चुका है। अब आप लोग अपनी कॉपी और कलम निकाल लीजिए, एक एक हेडिंग करके हम इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। अपना पहला पॉइंट क्या है सर? वैद्युत आवेश। तो सबसे पहला काम आपका होगा कि वैद्युत आवेश होता क्या है। तो आप समझ लीजिए कि वैद्युत आवेश वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को या तो आकर्षित करती है या फिर प्रतिकर्षित करती है। वीडियो पॉज करके आप लोग लिखेंगे कि वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या है सर? वैद्युत आवेश वस्तुओं का ऐसा गुण होता है जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर या तो आकर्षित करती है या फिर प्रतिकर्षित करती है। तो बढ़ते हैं वैद्युत आवेश के प्रकार की ओर। वैद्युत आवेश मुख्यतः दो प्रकार से बांटा गया सर। पहला क्या है? प्रकृति के आधार पर, और दूसरा सर है कार्य के आधार पर। प्रकृति के आधार पर मुख्यतः जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, एक धनावेश पॉजिटिव चार्ज और दूसरा ऋणावेश निगेटिव चार्ज, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है। तो अगर हमसे सर कोई पूछ ले कि धनावेश क्या होता है, कब कोई वस्तु धनावेशित होती है, तो आप तुरंत कहेंगे कि यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। क्यों? क्योंकि सामान्य अवस्था में हम जानते हैं कि प्रत्येक आवेश पर जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। यदि इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यदि इलेक्ट्रॉन घट गए, तो कौन कांस्टेंट है? किसकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है? प्रोटॉन की। अगर इलेक्ट्रॉन घट रहा है, प्रोटॉन उतना ही है, तो हम इसको क्या सकते हैं? या तो प्रोटॉन की अधिकता बोल दीजिए। और ये भी हम जानते हैं कि प्रोटॉन की शेयरिंग तो होती नहीं, क्योंकि वो नाभिकीय बल के कारण अंदर बंधा रहता है। तो आदान प्रदान किसका होता है सर? इलेक्ट्रॉन का। अगर आपको प्रोटॉन बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है, एक ही रास्ता है कि इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए। तो हम कह सकते हैं यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो वह वस्तु क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। और दूसरा, अगर हमसे कोई ऋणावेश की परिभाषा सर पूछ ले, आप लोग लिखते चलिए एक एक पॉइंट, एक भी बिंदु आज छोड़ेंगे नहीं। ऋणावेश, कोई भी वस्तु ऋण आवेशित कब होती है, तो आप तुरंत कहेंगे ऋण आवेश किसका आवेश होता है सर? इलेक्ट्रॉन का। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा तभी तो वो प्रभावी होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए? अधिकता हो जाए। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की प्रकृति कैसी होती है आप बताइए? ऋण आवेश होती है। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए तो वह वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। अब बढ़ते हैं कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर भी दो ही प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? धन परीक्षण आवेश, और दूसरा होता है सर स्थिर बिंदु आवेश। अब जरा बताइए धन परीक्षण आवेश क्या होता है? धन पॉजिटिव, परीक्षण यानी टेस्ट, आवेश यानी चार्ज, यानी ऐसा आवेश जिसका उपयोग हम प्रयोगशालाओं में प्रयोग के लिए करते हो, टेस्टिंग के लिए करते हो। तो आप बताइए किसका टेस्ट ज्यादा होता है? अपने घर में एक एग्जांपल ले सकते हैं। किसको सबसे ज्यादा दौड़ना पड़ता है? सबसे जो कम, घर में एक कम उम्र का बच्चा होता है, 10 से 12 साल वाला। कोई भी आएगा कहेगा भाई बाबू ये लेके आओ, बाबू वो लेके आओ, तो जो आएंगे सब उसको दौड़ाते रहेंगे। यानी सबसे ज्यादा टेस्टिंग किसकी? जो सबसे कम उम्र का है। तो उसी के आधार पर आप इसकी परिभाषा भी दे सकते हैं। यानी ऐसा आवेश जिसका उपयोग हम प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए करते हैं, वो धन परीक्षण आवेश कहलाता है। और एक खास बात आप याद रखिएगा, इसका परिमाण यानी आंकिक मान, परिमाण यानी परिमाण बोल दीजिए चाहे आंकिक मान, परिमाण बहुत कम होता है। इसका धन परीक्षण आवेश का। और उसी का जस्ट अपोजिट स्थिर बिंदु आवेश, यानी यह एक ऐसा आवेश होता है जिसका परिमाण बहुत ज्यादा होता है। यानी स्थिर अवस्था में आपके घर में कौन रहता है? जिसकी एज सबसे ज्यादा होगी, यानी दादा और दादी, वो मैक्सिमम टाइम एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, स्थिर अवस्था में रहते हैं, यानी उनकी उम्र सबसे ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि स्थिर बिंदु आवेश वह आवेश होता है जिसका परिमाण बहुत ज्यादा होता है। तो आप तुरंत 60 पॉइंट नोट कर सकते हैं। परिमाण बहुत
अधिक होता है। इस प्रकार के आवेश का जो परिमाण होता है वो बहुत अधिक होता है। बढ़ते हैं इसके कुछ और पॉइंट्स की ओर। एक एक पॉइंट आप नोट करते चलिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आवेश को प्रदर्शित किससे करते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि इसको Q से प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। जिसका एसआई मात्रक क्या होता है सर, जिसका यानी आवेश का, इसका एसआई मात्रक क्या होता है सर, एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। तीसरा पॉइंट सीजीएस मात्रक, यानी इसका सीजीएस मात्रक क्या है सर, आप डायरेक्ट तुरंत बोलेंगे स्टेकूलाम। क्या, स्टेकूलाम। 90% लोग गलत करके आएंगे। अब इसका सीजीएस मात्रक स्टेकूलाम, एसआई मात्रक कूलाम, प्रदर्शित करते किससे हैं, क्यू से। और यह एक कैसी राशि है सर, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि होता है। आप समझ सकते हैं अदिश क्या होती है। आप पिछले ही क्लास में पढ़ चुके हैं कि भौतिक राशि मुख्यतः दो प्रकार की, एक सदिश और एक अदिश। यानी वह भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो क्या बोली जाती थी, सदिश। जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ना कि दिशा की, ऐसी भौतिक राशियों को क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। और लास्ट में इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बताइए, यदि आपको आवेश चाहिए तो आपको किससे मुलाकात करनी पड़ेगी, एक ही रास्ता है सर, इलेक्ट्रॉन से। क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर नाभिकीय बल के कारण बंधा हुआ है और दूसरा आवेशित कण बचा इलेक्ट्रॉन। यदि आपको आवेश चाहिए तो इलेक्ट्रॉन से मुलाकात कीजिए। किसी पृष्ठ का कुल आवेश बताना होगा तो वहां के कुल इलेक्ट्रॉन गिन लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देंगे। यानी किसी पृष्ठ का कुल आवेश, तो सीधे हम यहां लिख सकते हैं पृष्ठ का कुल आवेश, कुल आवेश कैपिटल Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। ये बहुत फेमस फार्मूला Q इज इक्वल्स टू NE, जहां Q क्या है सर, कुल आवेश, पृष्ठ का कुल आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये जो E है वो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है सर, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसको इरेज करें, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं, इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं सर, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए आज। मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया छोटा सा 2 नंबर में, यदि किसी पृष्ठ पर 5 इलेक्ट्रॉन हैं, यदि किसी पृष्ठ पर, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, यदि किसी पृष्ठ पर 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो उस पृष्ठ का कुल आवेश बताइए। सबसे पहले कह रहा है न्यूमेरिकल लगाने का तरीका क्या है सर, आप भी जानते हैं और पड़ोसी भी जानता है। सबसे पहले बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि 5 इलेक्ट्रॉन है उस पृष्ठ पर, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे व्यक्त होती थी सर, n से। तो तुरंत आप लिखिए n = 5। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जान ही चुके हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है सर कि कुल आवेश बता दीजिए। अभी अभी फार्मूला लेकर आए थे इन तीनों में एक रिलेशन कि किसी पृष्ठ का कुल आवेश यदि आपको बताना है तो Q इज टू NE। अब जरा बता दीजिए N कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है सर, E कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब देखिए, अगर हमसे 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ बोले हैं तो 5 रखेंगे, 20 बोले हैं तो 20 रखेंगे, 100 बोले हैं तो 100 रखेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना उठाकर रखेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही व्यक्त करता है कौन, N। अब धीरे से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16×5 80 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक अंक पे दशमलव, यहाँ धीरे से चिपका लीजिए 5 रुपये फेविक्विक लेके, तो दशमलव के बाद जीरो को कोई महत्व होता नहीं, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 8 × 10⁻⁻19 कूलाम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है सर, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा होती क्या है, आप नोट करिए परिभाषा, आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है। देखिए एक सेकंड, आवेश प्रवाह की दर, ये बात नोट करिए कि जहां भी दर शब्द आ जाए तुरंत बटे में समय को पकड़ना है, पकड़ के कान वहीं बैठा देना, बैठी। जो काम रावण नहीं कर पाए वो आपको करना है, समय को पकड़ना है, हर के रूप में लेके आना है। किसके हर के रूप में,
आवेश के हर के रूप में। यानी हम कहना चाह रहे हैं कि वैद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। ये समय शब्द कहां से लेकर आए सर? दर से। आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं वेग परिवर्तन की दर, बताइए बटे में समय लगाते थे कि नहीं। शक्ति पढ़ चुके हैं, कार्य करने की दर, कार्य के बटे समय लगाते थे कि नहीं, लगाते थे। क्यों? क्योंकि वहां दर वर्ड आता था, बहुत पहले से आप पढ़ चुके हैं, बशर्ते सब थोड़ा थोड़ा धुंधला हो, इसलिए वो भी थोड़ा सा धूमिल हो चुका है, तो उसको रिफ्रेश करना, थोड़ा सफाई करना है उसको। तो आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? वैद्युत धारा। यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से, और आवेश को Q से, समय को T फॉर टाइम। यानी धारा I बराबर Q बाई T। ये तो वैद्युत धारा का सूत्र हो चुका। अगर हमसे वैद्युत धारा का SI मात्रक पूछ ले, I का SI मात्रक यदि हमसे वो पूछ रहे हैं, I का SI मात्रक, तो तुरंत हम सब कह सकते हैं I ही तो इसके बराबर है, तो Q बाई T का SI मात्रक। अब बताइए, Q तो आवेश था बेचारा, उसका SI मात्रक क्या था? उसका क्या कसूर जो इसको घसीट रहे हैं आप? क्यों? इसका कसूर यही है कि वो उसके इक्वल है। आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। और समय का SI मात्रक सर सेकंड। यानी कूलाम पर सेकंड ये किसका मात्रक है? वैद्युत धारा को। वैद्युत धारा का SI मात्रक सर कूलाम पर सेकंड। और इसका एक छोटा सा मात्रक होता है जो वैद्युत धारा को बताए हैं, जो वैज्ञानिक साहब बताए हैं, उसी के नाम पे इनका एक मात्रक, क्या? आंद्रे मैरी एम्पियर। आंद्रे मैरी एम्पियर नामक वैज्ञानिक ही वैद्युत धारा को परिभाषित किए थे, इसलिए उनके सम्मान में वैद्युत धारा का SI मात्रक हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं सर? एम्पियर। अब जरा देखिए, इसका SI मात्रक भी हो चुका। और एक पॉइंट अगर इसका ढूंढा जाए तो यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि है सर। यह एक अदिश राशि है। आप कहेंगे सर इसमें तो परिमाण और वैद्युत धारा एक दिशा में बहती है, किसी निश्चित दिशा में बहती है, तो उसके पास परिमाण और दिशा दोनों है, फिर क्यों यह अदिश है? यह भी क्रॉस क्वेश्चन उठ सकता है यहां से। तो आपको हम बता दें कि सदिश राशि पूरी तरीके से व्यक्त करने के 3 पॉइंट्स होते हैं, परिमाण प्लस दिशा। सदिश योग का एक नियम होता है, उसको ये फॉलो नहीं करती, इसीलिए वैद्युत धारा को क्या कहा जाता है? अदिश राशि, जबकि इसके पास परिमाण और दिशा दोनों होती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या बनाते हैं कि किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा कैसे, किस यंत्र से मापी जाती है, उस यंत्र का नाम क्या होता है? तो आप लिख सकते हैं धारा का मापन अमीटर नामक यंत्र से, अमीटर से होता है, अमीटर नामक यंत्र से होता है। और वो अमीटर परिपथ से किस क्रम में जोड़ा जाता है सर? वैद्युत धारा का मापन यदि आपको करना है तो परिपथ से किस क्रम में जोड़ेंगे उसको? सीधा सीधा पॉइंट्स आप यहां दे सकते हैं, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्यों श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं? समानांतर क्रम में क्यों नहीं जोड़ते? अभी हम बताएंगे। प्रतिरोधों का ये जो संयोजन पॉइंट्स है, इसमें बताएंगे कई प्रकार का होता है, श्रेणी और समानांतर। तो अभी फिलहाल हम बता दे रहे हैं शॉर्ट में, श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है मीटर को क्योंकि उसका खुद का जो प्रतिरोध है वो बहुत कम होता है, इसलिए मीटर को धारा मापन के समय श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो देखिए इसमें कुछ और पॉइंट्स हम लेकर के आते हैं, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, वो चीजें। जैसे अब यहां से आप लोगों ने निकाल रखा है कि धारा का SI मात्रक आप क्या बता दिए? एम्पियर। आवेश का क्या होता है सर? कूलाम। समय का सर सेकंड। तो हमसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 एम्पियर धारा किसे कहते हैं? 1 एम्पियर धारा को परिभाषित कीजिए आप। तो सबसे पहला काम होगा कि हर जगह 1 1 1 बना लीजिएगा। उसके बाद आपने नोटिस किया होगा जब नीचे 1 सेकंड होता है तो उसको कहते हैं प्रति सेकंड। उसको क्या कहते हैं? प्रति सेकंड। उसको क्या कहते हैं? प्रति सेकंड। तो यहीं से डेफिनेशन क्लियर है अपनी परिभाषा। प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा यदि 1 कूलाम हो तो प्राप्त धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है। प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा यदि 1 कूलाम हो तो प्राप्त धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है। एक डेफिनेशन हो गई 1 एम्पियर की। दूसरी भी डेफिनेशन यही देख लीजिए, हाथ लगे जरा ध्यान दीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है सर? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यहां हमको कितना चाहिए? 1 कूलाम चाहिए सर। तो पहले आप इसको 1 कूलाम बनाइए। ये जो संख्या यहां लिखी गई है ये इधर गुणे में इधर आएगी, बटे में हो जाएगी। जब इसको यहां से हटा देंगे तो यहां बचेगा 1, तो यहां बचेगा 1 और पीछे कूलाम यानी 1 कूलाम। तो ये चीज इधर बटे में आ गई है, तो ये हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। अब देख लीजिए ये नीचे का 10 की घात -19 है तो ऊपर जाएगा +19, तो ये हो जाएगा 1/1.6 × 10 की घात +19 इलेक्ट्रॉन
अब यहाँ एक अंक पे दशमलव है, 10 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ से दशमलव गायब, तो 1 कूलाम बराबर 10/16, अभी भी भाग जाएगी नहीं, तो यहाँ 10 की घात 19 है, 19 जीरो, एक तो ले लीजिए तो ये हो जाएगा 100, और ये जो घात 19 थी हो जाएगा 18। अब धीरे से भाग दे लीजिए प्रेम पूर्वक, यानी 16 छक 96, क्या बचा सर 96, 400, दशमलव लगाए वो 4 हो गया 40, 16 दूनी 32, 40 में से 32 जाए 8, दशमलव लग चुका है तो वो हो गया 80, 16 पचे 80, गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन। यानी जो एक कूलाम आवेश है वो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 6.25 गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन। तो अब जहां कहीं भी अपने पास एक कूलाम लिखा हुआ है उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6.25 गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन। यहां लिखा है तो आप लिख सकते हैं दूसरी परिभाषा और करके, तो 1 एम्पियर बराबर, एक कूलाम के जगह सर क्या लिख दें, 6.25 गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन बटा 1 सेकंड। अब यहां से फिर परिभाषा बनाइए, नीचे फिर 1 सेकंड सर दिख गया सर, तो वही पुराना शब्द, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक है, तो प्रति सेकंड किसी भी परिपथ से, किसी भी चालक पदार्थ से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 6.25 गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन है तो प्राप्त धारा का मान 1 एम्पियर के बराबर होता है। प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 6.25 गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन है तो प्राप्त धारा का मान 1 एम्पियर के बराबर होता है, ऐसा महाभारत में कहा गया है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। यदि हमसे क्वेश्चन आप सुनिए, यदि हमसे कोई कह दे कि किसी परिपथ से 4 सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किए हैं, 4 सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किए हैं, तो आप प्राप्त धारा का मान बताइए। कितने सेकंड में सर, 4 सेकंड में। जरा इनका पहले पॉइंट आउट नोट कर ले, दिया है क्या, टाइम दे रखा था सर 4 सेकंड, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कर रहे थे, 5 इलेक्ट्रॉन। कैसे चले गए हमारे रहते 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहां से पहले आप टोटल आवेश निकाल लीजिए, क्यू टोटल चार्ज, क्यू इक्वल्स टू एन, और उसके बाद आपको आई बताना है, आई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब आप जान चुके हैं सूत्र, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, क्यू क्यू यानी एन, हम लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू एन बाई टी। अब देख लीजिए I इक्वल्स टू एन का मान 5, ये इस्तेमाल किया, ई क्या है सर, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो उसको लिख लीजिए 1.6 गुणे 10 घाते -19 बटा टी, टी यानी 4 सेकंड, इसको भाग दे दीजिए, 4 चौका 16, 0.4, इसका धीरे से इसमें गुणा, 4 पच्चे 20, एक अंक पे दशमलव खाली बचा 2 गुणे 10 घाते माइनस, धारक मात्रा क्या है सर, एम्पियर। तो हम लिख सकते हैं कि यदि 4 सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कर रहा है तो प्राप्त धारा का मान 2 गुणे 10 घाते -19 एम्पियर। बहुत माइन्यूट करंट फ्लो करेगी, इतने ज्यादा समय में मात्र 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो करा, मतलब बहुत कम धारा मिलने वाली है आपको। और धारा के सर कुछ छोटे बड़े मात्रक भी होते हैं, जैसे कभी कभी आपको न्यूमेरिकल में सुनने को मिल जाएगा मिली एम्पियर। जब मिली एम्पियर बोला जाएगा तो उसको पहले आप एसआई में लिखाएंगे एम्पियर में, यानी मिली बोला तो 10 घाते -3 का गुणा आप कर लेंगे, यानी हम यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं कि 1 मिली एम्पियर इट मीन्स 10⁻³ एम्पियर। यदि हमसे बोल दिया जाए माइक्रो एम्पियर तो हम तुरंत माइक्रो यानी 10⁻6, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके धारा को पहले उसके असाई मात्रक में लाके पटकेंगे। वो जो मात्रक होंगे उनको पहले असाई मात्रक में लाके पटकेंगे, उसके बाद असाई मात्रक में रख के वैल्यू फटाफट सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है सर, वैद्युत विभव। विद्युत विभव, ये दोनों ऊपर वाले हो चुके, अब तीसरे पे चल रहे हैं हम लोग, विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है सर, नोट करिए डेफिनेशन आप लोग। मान लीजिए कोई ये विद्युत क्षेत्र है, ये कोई एक विद्युत क्षेत्र है, इससे अनंत दूरी पर एक बिंदु आवेश है Q। अब यहीं से इसकी परिभाषा तैयार हुई, नोट करिए कि किसी बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का क्या होता है, विद्युत विभव होता है। यानी बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव होता है, जिसको V से प्रदर्शित करते हैं, V इक्वल्स टू W बाई Q, V इक्वल्स टू W बाई Q, यानी विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश, जिसको V से प्रदर्शित करते हैं। यहीं से सर इसका एसआई मात्रक निकाल लेते हैं। एसआई मात्रक किसका सर, V का, V का एसआई मात्रक, तो ये V किसके बराबर है सर, W बटा Q के। तो हम लिख सकते हैं यहाँ W बटा Q का एसआई मात्रक, W क्या है सर, कार्य है, कार्य का एसआई मात्रक बता दीजिए, जूल। ये क्या चीज आप पूछ बैठे सर बीच में ही, और नीचे Q, Q का
एसआई मात्रक यानी आवेश का, तो हम क्या पढ़ चुके हैं, कूलाम। और यही बराबर किसके होता है सर, वोल्ट के। यही बराबर होता है वोल्ट को, जिससे V से डिनोट कर देते हैं वोल्ट को भी, शॉर्ट फॉर्म। विभव का एसआई मात्रक क्या है सर, वोल्ट यानी V, कार्य का जूल यानी हम यहाँ लिख ले रहे हैं J, और Q का कूलाम यानी हम लिख ले रहे हैं C। अब यदि हमसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 वोल्ट विभव से आप क्या समझते हैं, तो पिछले कंडीशन की तरह यहां भी 1 लगा दिया जाए। नोट करिए आप, 1 वोल्ट की परिभाषा आप नोट करिए। यदि 1 कूलाम आवेश को 1 कूलाम, अब 1 बताना ना 1 वोल्ट, तो ये जो बिंदु आवेश बोलते थे वही 1 कूलाम बोल देंगे। देखिए ना, यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, ये जो कार्यवाह हो 1 जूल हो, तो इस बिंदु का विभव 1 वोल्ट के बराबर होगा, 1 वोल्ट के तुल्य होगा। और एक पॉइंट आप नोट किए होंगे, इसका मात्रक वोल्ट कैसे आया, यानी ये भी किसी साइंटिस्ट का नाम ही होगा। ये तो जूल प्रति कूलाम के बराबर था, जैसे धारा में कूलाम प्रति सेकंड था, आंद्रे मेरी एम्पियर थे वो, ये जूल प्रति कूलाम डायरेक्ट वोल्ट कैसे लिख दिया गया, यानी ये भी किसी वैज्ञानिक के नाम पर ही रखा गया होगा। वो वैज्ञानिक कौन है, वैद्युत विभव को ढूंढ रहे थे अलेसांद्रो वोल्टा। क्या सर, अलेसांद्रो वोल्टा, तो उन्हीं के सम्मान में वैद्युत विभव का एक छोटा सा मात्रक वोल्ट रख दिया गया है। और इसमें एक पॉइंट बना सकते हैं आप कि वैद्युत विभव के मापन हेतु कौन सा यंत्र काम करता है, यानी उस यंत्र का नाम बताइए जो वैद्युत विभव को मापता हो, तो इसको हम कहते हैं सर वोल्ट मीटर। क्या, वोल्ट मीटर, यानी वोल्टेज को नापने वाला वोल्ट मीटर। और इसको परिपथ से किस क्रम में लगाते हैं, वैद्युत विभव के मापन के दौरान, उस समय वैद्युत विभव के मापन हेतु वोल्ट मीटर को परिपथ से समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिर यही सेकंड क्वेश्चन उठेगा आपसे, क्यों समानांतर क्रम में लगाते हैं, आप बताइए। आप धीरे से प्रेम पूर्वक बोलेंगे। वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वोल्ट मीटर को परिपथ से समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है, और नहीं भी मानेंगे तब भी कोई बात नहीं है, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं आप, नहीं मानेंगे तो अच्छी बात है सर, ये तो आपकी आजादी है, नहीं मानेंगे तो के आगे बात ही खत्म। देखिए वैद्युत विभवांतर क्या होता है, जैसे 2 बिंदु है मान लीजिए, अभी वहां क्या बोला गया था, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है जिसको V से प्रदर्शित करते हैं, ऐसा बोला गया था। अब हम मान ले रहे हैं पहले बिंदु का वैद्युत विभव V1 और दूसरे बिंदु का विद्युत विभव V2। अब यहीं से वैद्युत विभवांतर, यानी विभवांतर को अगर 2 शब्द में तोड़ा जाए तो विभव प्लस अंतर, यानी वैद्युत विभवांतर की यहीं से परिभाषा जनरेट होती है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर किन्हीं 2 बिंदुओं के विभवों के अंतर को ही क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभव के बीच के अंतर को ही उन बिंदुओं का क्या कहते हैं सर, विभवांतर। अंतर, इट मींस अंतर कौन बताता था सर, डेल्टा, किसमें, विभव में, तो डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1। अब यानी विभवों का अंतर कौन बताता है सर, डेल्टा, और विभव यानी V, इसलिए डेल्टा V इक्वल टू अंतर करने के लिए अंतिम माइनस प्रारंभिक यानी V2 माइनस V1। तो अब जरा ध्यान दीजिए, और जो विभव होता था ये अंतर करने के बाद जो प्राप्त होगा उनका अंतर, वो भी एक प्रकार का विभव ही होगा, और विभव जो होता था वो किसके बराबर होता था, W/Q के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा V इक्वल टू W/Q, यानी विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। अगर हमसे कोई कहे डेल्टा V का SI मात्रक, डेल्टा V का SI मात्रक, तो आप बताइए किसके बराबर है, W/Q का, तो हम कहेंगे W/Q का SI मात्रक, W/Q का SI मात्रक। अब W क्या है सर, कार्य है, कार्य का SI मात्रक जूल, और बटा आवेश है, आवेश का SI मात्रक कूलाम, यानी हम कह सकते हैं विभवांतर का भी जो मात्रक होगा वो जूल प्रति कूलाम। और इसको भी कौन बताए थे, अलेसांद्रो वोल्टा, इसलिए उनके सम्मान में इसकी जो यूनिट्स है यानी मात्रक है वो क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट ही होता है। तो जैसे 1 वोल्ट विभव की परिभाषा हम बताए थे, सेम टू सेम वैसे ही हमसे यहाँ पूछा जा सकता है कि 1 वोल्ट विभवांतर से आप क्या समझते हैं, 1 वोल्ट विभवांतर, इसको आप परिभाषित कीजिए। तो तुरंत आप यहां आ जाएंगे, ये जो कॉन्सेप्ट था V1 और ये V2, 2 बिंदुओं के बीच के विभवों को विभवांतर कहते थे। तो हम यहां तुरंत कहेंगे कि 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में यदि किया गया कार्य 1 जूल हो, तो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट विभवांतर कहलाएगा।
जिस युक्ति से हम लोग विभव को मापते थे वही युक्ति यानी वही यंत्र विभवांतर को भी मापेगा, यानी वोल्ट मीटर उसको भी, यानी विभवांतर के मापन के लिए भी वोल्ट मीटर को परिपथ से समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। क्यों जोड़ा जाएगा? क्योंकि उसका खुद का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। विद्युत परिपथ अपना नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी परिभाषा आप नोट डाउन करिए सर। वैद्युत परिपथ यानी विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को ही क्या कहते हैं? वैद्युत परिपथ कहते हैं। यानी ऐसा कोई मार्ग हो जो पूरी तरीके से कंप्लीटली क्लोज्ड हो, पैक हो, बंद हो, उसी को हम क्या कहेंगे? वैद्युत परिपथ। आप जरा ध्यान दीजिए, ऐसा अपने अपने बुकों में आप लोग देखे होंगे चित्र, फिगर, यही होता है सर वैद्युत परिपथ। अब जान लीजिए जरा कौन कौन से ऐसे पद हैं जो वैद्युत परिपथ में आते हैं। जैसे प्रतिरोध हुआ, अगर कोई युक्ति है, मान लीजिए हम यहाँ बल्ब लगा सकते हैं, वो प्रतिरोध के तौर पे हमने लगा लिया। उसके बाद सेल, उसके बाद कुंजी, ये सब क्या है? वैद्युत परिपथ के पद हैं। तो परिभाषा आप लोग को क्लियर होगी कि वैद्युत धारा के प्रवाह के, देखिए वैद्युत धारा प्रवाह हो रहे हैं, वैद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग कोई पूरी तरीके से बंद हो, अगर कोई ऐसा मार्ग है जो पूरी तरीके से बंद हो, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो वही क्या बोला जाएगा? वैद्युत परिपथ। अपना नेक्स्ट पॉइंट है वैद्युत प्रतिरोध। अगला बिंदु क्या है सर? वैद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? आप जान रखे होंगे अवरोध। अवरोध यानी ब्रेकर। ब्रेकर का काम क्या होता है? रोड पे गाड़ियों की स्पीड को कम करना। कोई बहुत तेज गाड़ी आ रही है, ब्रेकर देखते ही कम कर लेती है, स्लो कर लेती है। यानी ब्रेकर का काम है गाड़ी के स्पीड को कम करना। तो सेम टू सेम वही काम प्रतिरोध का परिपथ में होता है। यानी वैद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में आने वाले अवरोध को ही प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में आने वाले अवरोध को ही प्रतिरोध कहते हैं। यानी प्रतिरोध का काम है वैद्युत धारा के प्रवाह को रोकना। और वैद्युत प्रतिरोध को परिभाषित किए थे जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम। इसीलिए इसका जो एसआई मात्रक बनता है, इसका एसआई मात्रक ओम होता है। अब किसी भी वैद्युत परिपथ का जो प्रतिरोध होता है, उस परिपथ के विभवांतर और प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। यानी प्रतिरोध को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और वो विभवांतर और प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होती है। इट मीन्स आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। इसका जॉर्ज साइमन ओम साइंटिस्ट जो थे, उनके सम्मान में ओम तो डायरेक्ट बोल दिया गया, लेकिन फार्मूले से चले तो विभव का यानी विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट, और नीचे करंट है तो उसका एम्पियर। तो हम कह सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर भी किसका मात्रक होता है? वैद्युत प्रतिरोध का ही होता है। अगर कोई हमसे पूछ ले कि वैद्युत प्रतिरोध कैसी राशि है, तो हम तुरंत बोल देंगे कि वैद्युत प्रतिरोध एक अदिश राशि है। और इसके छोटे बड़े अन्य मात्रक भी होते हैं। और ये जान लीजिए छोटे बड़े अन्य मात्रक सभी भौतिक राशियों के साथ होते हैं, चाहे वो करंट हो, चाहे वो विभव विभवांतर हो, चाहे वो प्रतिरोध हो, कोई भी हो। जैसे मिली, माइक्रो, मिली के लिए स्मॉल एम आगे लगता है, माइक्रो हो गया। अब थोड़ा बड़े की ओर बढ़े। बड़े मात्रक क्या होते हैं? सबसे पहले होता है किलो और उसके बाद होता है मेगा। जैसे मेगा ओम तो 10⁻⁻⁶ है, +6 ओम। अगर ओम है तो ओम लगाएंगे, वोल्ट है तो वोल्ट, एम्पियर है तो एम्पियर। यानी जैसे ही मेगा दिखा, उसको एसआई में लाने के लिए जो भी भौतिक राशि रहेगी उसमें 10⁻+6 का गुणा। किलो है तो 10⁻3, माइक्रो है तो 10⁻⁻⁶, और मिली है तो 10⁻⁻3। ये 4 मात्रक ऐसे हैं जो सामान्यतः न्यूमेरिकल में देखने को आपको मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो इसमें कह रहा है प्रतिरोध की निर्भरता, यानी किसी भी चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पे आता भी है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, किसी भी चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो मुख्यतः 4 बातों पर निर्भर करता है। यानी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन दी मेनली 4 पॉइंट्स। वो कौन कौन से हैं? किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध वो 4 बिंदु पर निर्भर करता है। वो बिंदु पहला है लंबाई पर। लंबाई पर यानी किसी भी चालक प्रतिरोध का, किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध R उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा होता है सर क्षेत्रफल पर, यानी किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा होता है ताप पर। ताप पर भी होता है। गर्मियों में आपको करंट कैसी मिलती है? बिजली बहुत अच्छी मिलती है? नहीं, बहुत खराब मिलती है। और बिजली को खराब करने वाला कौन है?
प्रतिरोध, अगर प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तभी ना बिजली का मान कम होगा, और गर्मियों में ताप भी ज्यादा होता है, यानी ताप ज्यादा प्रतिरोध से ज्यादा बिजली कम। तो हम डायरेक्ट तुरंत कह सकते हैं कि जो किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध होता है आर, वो टेम्परेचर के भी अनुक्रमानुपाती होता है। और एक चौथा पॉइंट होता है पदार्थ की प्रकृति की, आप पदार्थ कैसा सिलेक्ट किए हैं, पदार्थ की प्रकृति, उसकी चालकता कैसी है। तो ये किसी भी चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो मुख्यतः 4 बिंदुओं पर निर्भर करता है। पहला लंबाई, यानी किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती। दूसरा क्षेत्रफल पर, किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे प्रतिरोध घटेगा। इसीलिए जो महंगे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके लिए जो तार का इस्तेमाल होता है बहुत मोटे तार का इस्तेमाल होता है, यानी तार की मोटाई यानी क्षेत्रफल बढ़ाए तो प्रतिरोध कम होगा। प्रतिरोध कम होता अच्छी बात है ना, धारा फटाफट फ्लो करेगी आसानी के साथ। अब तार पतला ले लिए, अब धारा बड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ रही है, बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है, ऊर्जा व्यय हो रही है, और वो धारा के प्रवाह के कारण कौन सी ऊर्जा व्यय होगी, उष्मीय ऊर्जा। देखे होंगे पतला तार बहुत जल्दी हीट होता है, और हीट होगा जलेगा, ब्लास्ट होगा, सर्किट शॉर्ट होगी। तो क्षेत्र जो प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी तार मोटा करेंगे प्रतिरोध कम हो जाएगा और वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। प्रतिरोध कम अच्छी बात है, प्रतिरोध कम होना भी चाहिए। और ताप पर निर्भर कैसे करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये आप गर्मी का एग्जांपल लेके समझ ही गए हैं। पदार्थ की प्रकृति चालकता पे डिपेंड करती है, यानी चांदी लिए हैं कि तांबा लिए हैं कि एल्युमिनियम लिए हैं, ऐसा। और साथ ही साथ इन दो बिंदुओं को लेकर के एक फार्मूला यहाँ पर हम ड्राइव कर सकते हैं। जैसे इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको कह दिया जाए इक्वेशन नंबर सेकंड। तो समीकरण 1 तथा 2 से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए, यानी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक आएगा, और उस नियतांक का मान क्या होगा सर, L बाई A, रो इंटू L बाई A। और जहां रो एक क्या है, नियतांक है जिसे परिपथ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, परिपथ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो विशिष्ट प्रतिरोध ही है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ऊपर का इरेज करें सर। चलिए देखिए, सबसे पहला काम तो ये कि विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, या पहले आप विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित ही कर लीजिए। सबसे पहला काम परिभाषित करना। और किसी भी भौतिक राशि को परिभाषित करने के लिए जितनी भी भौतिक राशियां आई होती हैं उनमें एकांक का इस्तेमाल करते हैं, यानी यूनिट के लिए, एक के लिए, इकाई के लिए। यानी जो लंबाई लेंगे वो भी 1 मीटर, जो क्षेत्रफल होगा वो 1 मीटर स्क्वायर। तो हम कहेंगे यदि L बराबर 1 मीटर और ये जो A है वो 1 मीटर स्क्वायर। अब यहीं अगर दोनों की वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये 1/1 यानी नथिंग, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं, ये जो रो होगा वो R के बराबर ही होगा। अब चलिए यहीं से हम विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बोल दे रहे हैं, आप नोट करिए तुरंत। यानी हम कह सकते हैं कि किसी चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो उस पदार्थ के एकांक लंबाई यानी 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल द्वारा उत्पन्न किया जाता है। क्या, फिर से आप नोट डाउन कर लीजिए, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है, यानी रो ही R का काम करता है, रो की वैल्यू R के बराबर होती है। यानी किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो उस पदार्थ के 1 मीटर लंबाई तथा क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब इसका अगर SI मात्रक हमसे पूछ लिया जाए रो का, तो यहाँ से आप रो की वैल्यू निकालेंगे, इधर L बाई A है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो A बाई L हो जाएगा। तो रो इज इक्वल्स टू R इंटू A बाई L। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हमको रो का SI मात्रक बताना है तो इसका राइट साइड का SI मात्रक बता दें। अब राइट साइड में क्या है सर, R है, R यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध का SI मात्रक आप बता चुके हैं, ओम है। A एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का SI मात्रक मीटर स्क्वायर, और नीचे यह लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, ये हो जाएगा ओम इंटू मीटर। यानी जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसका SI मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, ओम इंटू मीटर होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अपने दिमाग में बैठाएंगे, नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, नोट पॉइंट करके आप लिख लीजिए कि किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध सदैव समान रहता है यदि पदार्थ समान हो, यदि पदार्थ
समान हो, उनकी लंबाइयां और उनके क्षेत्रफल आप चाहे जैसे बदलिए, 2 गुना, आधा, 3 गुना, 1/3, 1/4, 2/3, चाहे जैसा करिए, यदि पदार्थ वही है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध सदैव समान होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सर अपना ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? ये ओम का नियम, ओम का नियम केवल एक बात पे ज्यादा फोकस करता है, यदि किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था ना बदले। भौतिक अवस्था बोले तो नोट डाउन करिए ओम का नियम में आप लोग, यदि किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था मतलब जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, ताप आदि, यदि किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था ना बदले तो उस चालक पदार्थ के सिरों के बीच का विभवांतर, उस चालक पदार्थ के सिरों के बीच का विभवांतर V उस चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक पदार्थ है, इसकी भौतिक अवस्था ना बदले तो इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर V होगा, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। जानते हैं कोई भी फार्मूला अनुक्रमानुपाती के चिन्ह में नहीं होता है, वो इक्वल्स टू में आता है। और इक्वल टू कब होता है? जब यहाँ पर कोई एक नियतांक लेकर आते हैं। बात चल रही है प्रतिरोध, तो यहाँ पर जो नियतांक आएगा वो होगा अपना R, तो B इक्वल्स टू I इंटू R। और जहां आप लिखेंगे R क्या है सर, आप R से परिचित हो चुके हैं। जहां R क्या है, R एक नियतांक है, R एक नियतांक है जिसे परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यदि आपसे कोई ओम का नियम पूछेगा तो ये ऊपर वाला स्टेटमेंट ही रहना चाहिए। यदि किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था ना बदले, जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, ताप आदि, तो उस चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर भी उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक लेकर आएंगे, जहां नियतांक का काम कौन करेगा? R, जिसे परिपथ का क्या कहते हैं? प्रतिरोध। यहीं पर हम बात कर रहे हैं प्रतिरोध के प्रकार की, प्रतिरोध के प्रकार की। तो प्रतिरोध के प्रकार सर 2 होते हैं, एक ओमिक, दूसरा नॉन ओमिक। ओमिक प्रतिरोध वे प्रतिरोध होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमिक प्रतिरोध कहलाते हैं। और अनोमिक प्रतिरोध क्या होता है? वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, नॉन ओमिक प्रतिरोध कहलाते हैं। बढ़ते हैं सर इस चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ पर कह रहा है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का ये जो संयोजन है वो मेनली 2 प्रकार का होता है। ये जो संयोजन है सर यानी जुड़ाव, वो 2 प्रकार से होता है। और तीसरा प्रकार जो बनाते हैं हम लोग, इन दोनों को मिला करके बना देते हैं। यानी पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन, और तीसरा इन्हीं को मिला करके मिश्रित क्रम बोला जाता है। मिश्रित क्रम यानी मुख्यतः अपने कितने हैं? 2 हैं, एक श्रेणी और एक समानांतर। जरा ध्यान दीजिए, यदि कोई एक प्रतिरोध है, इसका आप ये पहला सिरा बोलेंगे, ये दूसरा सिरा बोलेंगे। अगर ऐसे ही कोई यहाँ अन्य दूसरा प्रतिरोध हो, उसका ये पहला होगा और ये दूसरा होगा। ऐसे ही कोई अन्य प्रतिरोध और हो तो इसका ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, हम श्रेणी क्रम की परिभाषा बता रहे हैं, आप लोग नोट डाउन करिए। यदि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और दूसरा सर अपना है समानांतर क्रम। समानांतर क्रम भी आप लोग नोट डाउन करिए। पहले जरा फिगर पे फोकस करिए, उसके बाद हम परिभाषा यहां से बोल रहे हैं। देखिए, ये पहला प्रतिरोध R1, ये दूसरा R2 और ये हो गया तीसरा, हमने मान लिया। अब देखिए परिभाषा, यदि संयोजन में प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे अन्य दूसरे बिंदु पर जुड़े हों, तो इस प्रकार के संयोजन को हम समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिए, श्रेणी क्रम संयोजन में रास्ता एक ही होता है, तो यदि कोई धारा बहाई जाए तो वो सभी प्रतिरोधों से होकर के गुजरेगी। यानी अगर हमसे कोई पूछ ले कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या सामान्य होता है, किसकी वैल्यू नियत होती है, तो हम कहेंगे बहने वाली धारा की। और दूसरे में यानी समानांतर क्रम में कोई पूछ ले कि किस भौतिक राशि का मान सदैव नियत होता है, तो इनका देखिए संयोजन बिंदु, यानी सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक जगह, दूसरा सिरा दूसरी जगह, यानी इनके बिंदु निश्चित हैं। तो और बिंदुओं के बीच में क्या होता था? विभवांतर होता था। यानी समानांतर क्रम संयोजन में
विभवांतर का मान सदैव नियत होता है, यानी जितना विभवांतर R1 का उतना ही R2 का उतना ही R3 का होगा, और श्रेणी में जितनी धारा R1 में बहेगी उतनी ही R2 में उतनी ही R3 में प्रवाहित होती है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में बहने वाली धारा का मान नियत, समानांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर नियत, यानी उसका मान समान होगा। तो बोर्ड में हमसे यह क्वेश्चन पूछ लेता है कि श्रेणी क्रम संयोजन तथा समानांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, हम दोनों डेरिवेशन दे रहे हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, ध्यान दीजिए श्रेणी क्रम कैसे बनता था सर, यानी ये पहला प्रतिरोध हुआ R1, इसके दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, यानी ये अपना हो गया दूसरा प्रतिरोध R2, अब दूसरे के दूसरे सिरे से तीसरे का पहला, यानी इधर हो गया तीसरा, और उसके पहले से दूसरे का दूसरा ऐड कर दिए हैं सर। और परिपथ बनाना है तो इसको बंद पाथ बनाना होगा, बंद मार्ग बनाना होगा। तो यहाँ हमने एक लगा दी, हम जान रखे हैं कि परिपथ कंप्लीट करने के लिए एक्सेल लगानी पड़ेगी, तभी तो धारा बहेगी। और ये ऑन ऑफ करने के लिए, यानी परिपथ में धारा को प्रवाहित करने तथा धारा को ठप करने यानी रोकने के लिए कुंजी की आवश्यकता होती है। बाकी अगर धारा को कितनी धारा बह रही है उसको नापना अपना है तो यहाँ रास्ते में मीटर भी लगा लेते हैं। हालांकि अभी मीटर का कोई कॉन्सेप्ट तुल्य प्रतिरोध में नहीं इस्तेमाल होना है, तो आप इतना देखिए। हम मान लिए ये जो बैटरी है, ये जो लंबी प्लेट होती थी उसको प्लस, छोटी वाली को माइनस कहते थे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ बता देना चाहिए था वैद्युत धारा में ही, अगर हमसे कोई पूछ ले वैद्युत धारा की दिशा क्या होती है, एक नंबर का क्वेश्चन उठता है। वैद्युत धारा की दिशा परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है। यदि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर से इधर हो रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो प्रवाहित धारा का मान इधर होगा। तो आप एक लाइन में एक टुक जवाब दे सकते हैं कि, क्योंकि हमको धारा तभी मिलेगी जब आवेश मिलेगा, आवेश प्रवाह होगा, और आवेश तभी प्रवाह होगा जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि परिपथ में या चालक पदार्थ में प्रवाहित धारा की दिशा आवेश प्रवाह की दिशा के विपरीत बोलिए, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत बोल सकते हैं। आ जाइए यहाँ, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव, और निगेटिव से ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा, तो प्रवाहित धारा का मान इधर से इधर होगा। तो हम नोट डाउन कर सकते हैं, मान लिए इस परिपथ में प्रवाहित धारा आई है, आई ही देखिए होती हुई गुजरती हुई चली आएगी दोबारा से सेल के दूसरे प्लेट की ओर। ये देखिए इनका संयोजन बिंदु अलग अलग है, तो इनका सर, इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा सर वो भी अलग अलग होगा। हम मान लिए पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर V1, दूसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर V2, तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर V3। ध्यान दीजिए जरा, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता था सर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन रूट फार्मूला बताना हो तो V इज इक्वल्स टू I इंटू R, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। उसी प्रकार, यानी इसी प्रकार V1 के लिए क्या हो जाएगा सर, V1 के लिए हम बता रखे हैं श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान सदैव नियत होता है, यानी R1 में भी आई, R2 में भी आई और R3 में भी आई। तो V1 इज इक्वल्स टू होगा I इंटू R1। V2 के लिए होगा, धारा तो सर I ही रहेगी लेकिन प्रतिरोध R2 हो गया है, तो I इंटू R2 हो जाएगा। ऐसे ही V3 के लिए क्या हो जाएगा सर, I इंटू R3, यानी परिपथ का कुल विभव, परिपथ का कुल विभव यदि आपको बताना हो, कुल विभव बताना हो तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। जरा ध्यान दीजिए, V1 का मान क्या है सर, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। यहाँ सर दिख रहा है, चलिए हम इस लाइन को ऊपर लिख दे रहे हैं, कहीं यहाँ इरेज करके लिख दे रहे हैं। देखिए V1 का मान रख दीजिए, ये हो गया I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। अब यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, सभी पद के साथ I है, तो यहाँ आप चाहे तो I कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इधर I मल्टीप्लाई इधर आएगा सर डिवाइड में, तो V अपान I हो गया, और ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। और जब हम विद्युत प्रतिरोध बता रहे थे तो बता दिए थे कि विभवांतर तथा धारा का अनुपात ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है सरल शब्दों में। नहीं तो यहाँ से आप R का मान निकाल लीजिए, इधर I मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा V अपान I इक्वल्स टू R।
जहाँ कहीं V अपन I लिखा हो उसके रिप्लेस आप क्या लिख देंगे R, तो हम यहाँ लिख सकते हैं R, तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध बताने के लिए सीधे सीधे सभी प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाएगा। यानी पहले का R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3, सबको धीरे फ्रेम के साथ जोड़ देंगे। कब? जब वो प्रतिरोध किसमें संयोजित हो? श्रेणी क्रम संयोजन में। मान लीजिए जैसे 3 प्रतिरोध संयोजित हैं, एक हो गया 2 ओम, दूसरा हो गया 3 ओम, तीसरा हो गया 1 ओम। अब बताइए श्रेणी क्रम में है कि नहीं? पहले के दूसरे से दूसरे का पहला, दूसरे के दूसरे से तीसरे का पहला, यानी एक ही रास्ता हो, सीधा काम, एक ही रास्ता अगर है तो श्रेणी क्रम ही होगा। अब बताइए इनका तुल्य प्रतिरोध बताने के लिए सबको धीरे साइड करना था, हमने बता ही रखा है। तो ये हो गया 2 + 3 + 1 यानी R1 + R2 + R3, तो 3 2 5 और 1 6 ओम। यानी इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, अगर 2 बिंदु दे दें हम, A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध 6 ओम। वीडियो पॉज करके आप लोग फट से नोट कर लीजिए, फिर हम समानांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ड्राइव करें, निगमित करें। समानांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होता था सर? उसका भी निगमन कर ही दीजिए, अब हाथ लगे। अच्छा सर, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करना है। देखिए समानांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, यानी हेडिंग लगा लीजिए कॉपी में, बिल्कुल पेन रुकनी नहीं चाहिए। समानांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, और दिमाग तो बिल्कुल नहीं स्थिर रखना है, दिमाग को थोड़े दिन और चला लीजिए सर, जिंदगी भर इस नंबर को दिखाना पड़ेगा। और जहां 2-4 लोग बैठे रहते हैं वहीं से आपका हाई स्कूल का नंबर भी पूछा जाता है कि भैया कितना नंबर पाए थे हाई स्कूल में। और ये काम छोटे बच्चे सबसे अच्छे जानते हैं, वो अकेले नहीं पूछ सकते भैया दीदी हाई स्कूल में आप कितना पाए थे। जहाँ 2-4 रिश्तेदार बैठे हों, जहाँ चाचा चाची, मामा मामी, मम्मी पापा, सब लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात चल रही हो, कहीं आप पास में नजर आ गए, तो सबसे पहले भैया से यह सवाल होगा कि भैया दीदी आप कितना पाए थे हाई स्कूल में। तो इसलिए अभी वो टाइम है कि ऐसे करके बता सकें कितना पाए थे। देखिए समानांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, तो सबसे पहले समानांतर क्रम क्या होता था सर? सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर। तो समानांतर क्रम संयोजन पहले फट से आप बना लीजिए। मान लीजिए 3 प्रतिरोध R1 तथा R2 और R3 हैं। ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। परिपथ देना है सर, तो परिपथ के लिए एक सेल चाहिए और एक ठो बटन चाहिए, यानी कुंजी। चलिए ये हो गया सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया निगेटिव। हमने मान लिया इस सेल से प्रवाहित होने वाली धारा I, तो यहाँ तक तो सर रास्ता एक ही है, I आती चली गई। लेकिन यहाँ 3 रास्ता है, धारा किसी भी मार्ग से होकर के जा सकती है, तो ये तो कंफर्म है नहीं किससे जाएगी, कितना जाएगी, तो उसके लिए हमको मानना पड़ेगा। मान लिया हम पहले से I1, दूसरे से सर I2 और तीसरे से I3। और एक बात आप नोटिस किए होंगे कि समानांतर क्रम संयोजन में कौन सी भौतिक राशि नियत होती है? अरे सर अभी तो आप बताए थे, विभवांतर। क्यों विभवांतर? इनके जो संयोजन बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। सभी के संयोजन बिंदु एक ही है। देखिए ये दूसरा बिंदु और ये पहला बिंदु सभी एक जगह संयोजित है, इनके बीच का जो विभवांतर होगा भी वो क्या हो गया सर? नियत होगा। एकदम फॉर्मेट तैयार है, बस एकदम बंदूक लोड है, चलाइए झम से, ओम के नियम से। वैसे ही जैसे उसमें किए तो वैसे ही इसमें भी करेंगे, थोड़ा सा अंतर होगा। वहां धारा समान थी, यहाँ विभवांतर समान है, थोड़ा सा बदलाव आया है। और परिवर्तन प्रकृति का नियम भी है सर, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता था सर? V = I × R। अगर यहाँ से I का मान निकाल दें तो I = इधर R मल्टीप्लाई, इधर आएगा डिवाइड में V/R। अब इसी प्रकार देख लीजिए, I1 = क्या हो जाएगा? I1, इसके सिरों के बीच का विभवांतर V है सर, प्रतिरोध कितना है? R1। अच्छा I2 के लिए बात बोलिए, उसका भी विभवांतर सर V है, लेकिन प्रतिरोध R2 दिख रहा है। अच्छा। तीसरे की बात करें तो I3 = V/R3। अगर कुल धारा की बात करें, कुल धारा तो I थी सर, वही 3 भाग में टूटी थी। इट मीन्स हम लिख सकते हैं I = I1 + I2 + I3। अब ध्यान दीजिए,
I इज इक्वल्स टू I1 का मान सर V अपान R1, अच्छी बात, प्लस I2 का मान V अपान R2, I3 का मान प्लस V अपान R3। कुछ कॉमन दिख रहा है सर? V नीचे तो हो सकता है ना, देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं सर, चलिए हम डिफरेंट कलर यूज कर दे रहे हैं। ऊपर कुछ कॉमन, हाँ सर V, तो ये हो गया I इज इक्वल्स टू V कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा 1 अपान R1, 1 अपान R1, यहाँ बचेगा सर 1 अपान R2, 1 अपान R2, और यहाँ क्या बचेगा सर 1 अपान R3। अब इधर भी मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में, तो V अपान डिवाइड में, तो I अपान V इज इक्वल्स टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो ध्यान दीजिए जरा, यहां से V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, अगर I को नीचे भेज दें तो V अपान I इज इक्वल्स टू R, बाई 1 तो लेट कर ही सकते हैं। अब इसको उलट दीजिए, ये हो जाएगा I अपान V और ये हो जाएगा 1 अपान R, यानी जहां कहीं भी I अपान V दिखे उसके रिप्लेस हम लिख सकते हैं 1 बटा R, 1 अपान R। तो ये हो गया 1 बाई R इज इक्वल्स टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। और यही क्या है सर? समानांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का निगमन। बस करना क्या है, परिपथ बनाइए, ओम का नियम लिखिए, और कौन सी भौतिक राशि बदल रही है। यहाँ पर धारा बदल रही है तो I1 I2 I3, और श्रेणी क्रम में क्या बदल रहा था? विभवांतर। यही समानांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 1 अपान R इक्वल्स टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लें। मान लीजिए एक सवाल हमको मिल गया कुछ इस प्रकार का, यहां हम कह दिए बिंदु A, ये बिंदु B, यानी ये तीनों प्रतिरोध A और B के बीच में संयोजित हैं। हम कह दिए इसका मान, सबका मान 3 ओम है। अब इनके बीच का हमसे पूछा जा रहा है तुल्य प्रतिरोध, तो सूत्र तो सर वही लगाएंगे जो अभी अभी आप निगमित किए हैं। हाँ वही तो लगाना ही है सर, इसीलिए तो निगमन करके पूरा विस्तार से दिखाया गया है। तो 1 अपान R1 का मान सर 3 है, अच्छी बात, तो 1 बटा 3। R2 का मान सर उसका भी 3 ही है, तो 1 बटा 3, और R3 का मान उसका भी 3 ही है। अब देखिए यदि सबका हर समान है तो अंश जुड़ जाते हैं, तो 1 1 2, 2 और 1 3, यानी 1 बटा R इक्वल्स टू 3 बटा 3, ये कट जाएगा, तो 1 बटा R इक्वल्स टू 1 बाई 1, और 1 बाई 1 रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे, तो आपको मिल जाएगा R बराबर 1 ओम। यानी इस सवाल में जो A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा। और एक बात आप नोटिस किए होंगे, तुल्य जो समानांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होता है वो सदैव कम होता है। यानी अगर यहाँ 2 टाइप का क्वेश्चन आपके माइंड में बनना चाहिए। यदि संयोजन से हमको इस प्रकार का संयोजन देना है कि हमको ज्यादा प्रतिरोध मिले, तो आपको श्रेणी पे अटैक करना पड़ेगा, और संयोजन के पश्चात हमको तुल्य प्रतिरोध कम रखना है, तो वहां पर आपको समानांतर क्रम पे अटैक करना होगा। देखिए अपना नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत वाहक बल, EMF, जिसको हम शॉर्ट में कहते थे विवाबा, विद्युत वाहक बल। तो परिभाषा आप नोट करिए, एकांक धनावेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। एकांक धनावेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा ही उस सेल की क्या कहलाती है? विद्युत वाहक बल, जिसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं, जिसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। यानी ऊर्जा देनी है, यानी कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, और किसको प्रवाहित करने के लिए? आवेश को, यानी E इज इक्वल्स टू W/Q ही, Q ही इसका भी फार्मूला होता है, सूत्र होता है। तो इसका भी मात्रक सर वही बनेगा, यानी विद्युत वाहक बल का SI मात्रक। तो आप तुरंत कहेंगे कि वही पुराना काम W/Q का SI मात्रक। अब W है तो जूल बनेगा कार्य का SI मात्रक, और आवेश है तो इसका कूलाम, जूल प्रति कूलाम। और इसको बताए थे कौन? अलेसांद्रो वोल्टा। जूल प्रति कूलाम बराबर होता था वोल्ट के, तो उन्हीं के सम्मान में इसका भी मात्रक हम क्या बोलेंगे? वोल्ट बोलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर सर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। परिभाषा नोट डाउन करिए, किसी सेल के अपने घोल के कारण, सेल के अपने घोल के कारण उत्पन्न प्रतिरोध को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी अगर कोई सेल है, सेल प्लस माइनस होता था, नोट के थोड़ा, और अगर ढेर सारे सेल लगा दिए जाएं, आप देखे होंगे सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं, आपके घरों में लगी होती है।
अगर ध्यान से देखें तो अलग अलग खूंटी निकली रहती है, खूंटी में अलग अलग प्लेट लगे रहते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो उसमें क्या होता है, अंदर पानी भरा होता है। वो पानी नहीं, वो वैद्युत अपघट्य होता है सर, वो एक प्रकार का लवण। और जब वैद्युत धारा का प्रवाह शुरू होता है तो वैद्युत अपघट्य होते हैं वो टूटने लगते हैं। जो लवण है, मान लीजिए जैसे NaCl, तो ये Na प्लस अलग होगा फट से और Cl माइनस अलग। ये जो Na प्लस होगा वो ऋण प्लेट की ओर गति करना शुरू करेगा, और ये जो Cl माइनस होगा यानी ऋण आवेश, वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर यानी धन प्लेट की ओर जाना शुरू कर देगा। तो जब धारा लौट करके आती है तो इस वैद्युत अपघट्य से हो करके गुजरना पड़ता है। तो किसी सेल के अपने घोल के कारण उत्पन्न प्रतिरोध को ही उसका यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जिसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं, और एक पॉइंट आप यहीं और नोट डाउन कर लीजिए, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। तो सबसे पहला पॉइंट आप नोट करिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। दूसरा नोट डाउन करिए, घोल में डूबे हुए प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जितना क्षेत्रफल ज्यादा डूबा होगा उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना कम। इसीलिए आप लोग देखे होंगे, जब बैटरी का बैकअप कम हो जाए, यानी दिन भर लाइन रहने के बाद भी शाम को जैसे ही बल्ब ऑन किए, इन्वर्टर तुरंत अपना हार्न बजाना शुरू कर दे, टी 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 टी, तो घर वाले तुरंत कहते हैं बैटरी में जरा देखो पानी तो नहीं कम है। पानी कम होने का तात्पर्य ये है कि प्लेट का डूबा हुआ क्षेत्रफल कम हो गया होगा। कम होने से क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती का रेशियो होता है, यानी अगर क्षेत्रफल डूबा हुआ क्षेत्रफल कम हुआ तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ा होगा, और प्रतिरोध जब बढ़ा तो कहाँ धारा अच्छी पाने वाले हैं आप। तो इसलिए कहते हैं तुरंत पानी लाग डाल दो। पानी यानी वैद्युत अपघट्य, और वो है एक प्रकार का डिस्टिल्ड वाटर बोल सकते हैं आप। तो ये जो दूसरी निर्भरता थी वो क्या थी, द्रव के अंदर डूबे हुए प्लेट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी ये पोर्शन जितना अधिक डूबा होगा ज्यादा से ज्यादा उतने प्रतिरोध कम, यानी व्युत्क्रमानुपाती का रेशियो होता है यहाँ संबंध। और तीसरा सर, घोल की सांद्रता पर, ये क्या था, डूबे हुए प्लेट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती। घोल की सांद्रता का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप सांद्रता बढ़ाते जाएंगे, सांद्रता मतलब उसका गाढ़ापन, और कोई भी द्रव, कोई भी शुद्ध जल की सांद्रता तभी बढ़ सकती है जब उसमें अशुद्धि मिलाई जाए। इसीलिए कहा जाता है बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर डालना, यानी जिसमें अशुद्धि का परसेंटेज बहुत कम हो। 100% तो बोलना संभव नहीं है, लेकिन बहुत कम हो, माइन्यूट हो। इसीलिए उसमें शुद्ध जल डाला जाता है कि जिससे कि उसकी सांद्रता क्या हो, कम हो। अगर सांद्रता कम तो प्रतिरोध भी कम। कौन सा प्रतिरोध, आंतरिक। छोटा इतना कमाल कर रहा है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ माशाअल्लाह। तो तीसरी निर्भरता क्या थी आंतरिक प्रतिरोध की, कि घोल की सांद्रता। जैसे जैसे आप घोल की सांद्रता बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। और इसका रिलेशन देने के लिए एक फार्मूला हम डिराइव कर दें, यहां का इरेज कर दें। देखिए जैसे विद्युत वाहक बल क्या होता है सर, पूरे परिपथ में यानी सेल सहित उसमें आंतरिक प्रतिरोध दिया जाता है। जैसे एक परिपथ हम बनाएं जिसमें हम बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध दोनों दिखा सकें। आप देखे होंगे किताब में अपने ऐसा चित्र, ये देखिए कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है। यदि हम कहते हैं इसका विद्युत वाहक बल E, प्रवाहित धारा I, और ये जो चालक पदार्थ है उसके सिरों के बीच का विभवांतर सर V। अब ध्यान दीजिए जरा, जो विभवांतर होता था वो ओम के नियम से केवल बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है, यानी V = I × R। लेकिन सर विद्युत वाहक बल तो पूरे परिपथ में चलता है, यानी बाह्य भी और आंतरिक भी। तो हम कह सकते हैं V = I × कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध का मतलब आंतरिक प्लस बाह्य, बाह्य प्लस आंतरिक। अब देखिए यही रिलेशन मिल गया।
अब यहीं से आप आंतरिक प्रतिरोध के अलग अलग सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे अगर I का हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो E इज इक्वल्स टू I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। अब बताइए आप कि I इंटू कैपिटल R क्या होता था, V होता था, यहाँ हम क्या लिख दें, V लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, तो ये हो गया V प्लस I इंटू स्मॉल r, इधर प्लस V इधर आएगा माइनस V, तो I इंटू स्मॉल r इज इक्वल्स टू E माइनस V, इधर I मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में, तो E माइनस V अपान में I। ये आंतरिक प्रतिरोध का पहला सूत्र हो गया सर। क्या अभी और भी संभव है सर? बिल्कुल सर, यहां ट्रांसफर कर दीजिए आप यहीं से। तो सबसे सामान्य सूत्र आंतरिक प्रतिरोध का यही है सर। तो इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा का जो चैप्टर था उसकी पूरी थ्योरी और छोटे छोटे फार्मूलों पे एक एक उदाहरण के तौर पे एकांक न्यूमेरिकल लगाते चले थे। और यहाँ तो डेरिवेशन था सर, इस डेरिवेशन से आता है क्वेश्चन फिक्स है। तो अगला जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसमें हम वैद्युत धारा के चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आएंगे। हर टॉपिक का, इस पूरे वैद्युत धारा के हर टॉपिक का एक एक न्यूमेरिकल, केवल एक एक, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनका 2-3 कर लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग अटैक करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।